हरे कृष्णा बच्चों। और बच्चों आप लोग सब तो सब मंगल से होंगे। आज पुत्रदा एकादशी भी है, बहुत अच्छा दिन है आज। पौष माह की ये पुत्रदा एकादशी है आज, इसीलिए सभी से मैं पुनः कहता हूं हरे कृष्णा। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो चैप्टर हमारा चल रहा है उष्मा स्थानांतरण का, इसमें हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आप लोगों को बता चुके हैं। पार्ट 1 वीडियो में बताया गया था ऊष्मा के स्थानांतरण की कितनी विधियां, और पार्ट 2 वीडियो में बताया गया था कि श्रेणी क्रम में जुड़े दो चालकों की तुल्य चालकता गुणांक का व्यंजक। और मुझे बड़ी प्रसन्नता भी है कि हमारे बहुत से बच्चों ने इस डेरिवेशन को समझा है, और समझने के बाद उन्होंने उसको लिखा भी है और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर पोस्ट भी किया है। बहुत अच्छा लगा है मुझे। लेकिन हमारे कुछ बच्चे भी रह गए हैं, वह भी इसको दोबारा देखें और दोबारा समझने का प्रयास करें। मैं बार बार एक ही बात आप लोगों से कहता हूं, वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखो। अब तुम्हारा ये टीचर तुम्हारे पास में आ चुका है। जब आप चाहो तब आप वीडियो देख सकते हो और डेरिवेशन को समझ सकते हो। और बच्चों उस पार्ट 2 वीडियो में मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था। होमवर्क क्या था कि श्रेणी क्रम में समान लंबाई के दो चालकों की तुल्य चालकता गुणांक का व्यंजक ज्ञात करना है। इसमें और उसमें क्या अंतर था, जरा सा। उसमें क्या था, असमान लंबाई के दो चालक थे, इसमें क्या है, समान लंबाई के चालक। इसमें केवल ध्यान रखिए, चित्र जो आप बनाएंगे ना उसमें दोनों चालक बराबर लंबाई होनी चाहिए। इसका मतलब मध्य बिंदु से कट ऑफ करिएगा, ठीक है। तो चित्र बन गया। उसके बाद सारे वही स्टेप हैं। चूंकि श्रेणी क्रम में प्रत्येक चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर समान होती है, H1 बराबर H2 कर दीजिए। यहां से हम क्या करेंगे, अंतरा पृष्ठ का ताप ज्ञात कर लेंगे। और अंतरा पृष्ठ का ताप ज्ञात करने के बाद फिर क्या करना है कि किसी भी चालक में, चाहे पहले या दूसरे में, किसी भी चालक में ऊष्मी धारा ज्ञात करनी है H1 या H2 भी याद कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। H1 ज्ञात कर लिया, उसके बाद क्या करोगे, अब लिखोगे तीसरा स्टेप, यदि संपूर्ण चालक की तुल्य चालकता गुणांक K हो तब संपूर्ण चालक में ऊष्मी धारा H ज्ञात कर लीजिए। ये समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। अब H और H1 को बराबर कर देंगे, जिससे हमें तुल्य चालकता गुणांक का व्यंजक K बराबर 2K1 K2 बटे K1 प्लस K2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप यहां तक हो गया। आज हम लोग पार्ट 3 वीडियो के साथ प्रस्तुत है, और अब आप लोग इस पार्ट 3 वीडियो को बड़े मन से, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं इस पार्ट 3 वीडियो में। एक तो हमने श्रेणी क्रम सीख लिया, अब क्या है, वही दो चालक हैं उनको हमें समांतर क्रम में जोड़ना है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि समांतर क्रम में जोड़ेंगे कैसे। देखिए समांतर क्रम कैसे, अब हमने दो चालक लेंगे, एक चालक को हमने ऐसे रखा, एक को ऐसे रखा, एक के ऊपर एक, जैसे श्रेणी क्रम में बताया गया था ट्रेन के डब्बे। यहां पे लो, यहां पर एक के ऊपर एक चालक जब रखा है तो समझ लेना कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है। एक से देखिए, ये पेन देख लें, एक पेन है, दूसरा पेन और रख लीजिए, कौन सा क्रम हो जाएगा, समांतर क्रम। अब हमारे पास नया डेरिवेटिव है, बहुत ही सिंपल है, समांतर क्रम में जुड़े दो चालकों की तुल्य चालकता गुणांक का व्यंजक। देखो बच्चों, अब यहां पर क्या, एक ऊपर एक रखा हुआ है। अब यहां पर दोनों की, अब आप चित्र में देखिएगा, हम कुछ बनाने का प्रयास करते हैं। एक चालक ये, एक चालक है, दोनों एक ऊपर एक रखे, इसका मतलब कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम, जिसकी दोनों में क्या हुआ, लंबाई बराबर है। उसमें लंबाई अलग थी, यहां पर लंबाई बराबर x है। अब देखिए, यहां से हम ऊष्मा का प्रवाह करते हैं, पहला चालक यहां से, तो इस पहले सिरे पर ताप कितना, θ1, यहां ताप कितना, θ2।
इधर परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 यहाँ पर A2 और चरकता गुणांक क्रमशः K1 और K2। अब इसमें खास बात क्या समझनी है कि समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक चालक के सिरों के बीच तापांतर समान होगा, ठीक, किंतु उनमें ऊष्मा प्रवाह की दर भिन्न भिन्न होगी। अब उल्टा हो गया। अब इसका मतलब ऊष्मा प्रवाह की दर अलग अलग होगी। तो पहले हमने इस चालक में निकाला H1 बराबर K1 A1 θ1 माइनस θ2 बटे लंबाई कितनी S। अब दूसरे चालक में H2 बराबर K2 A2 θ1 माइनस θ2 बटे S। ओके, कल की तरह सेम है। इसके बाद अब हमने पूरा एक चालक मान लिया बेटा, पूरा चालक, संपूर्ण चालक को हमने एक मान लेंगे तो चालकता गुणांक कितना हो जाएगा, K कह सकते हैं। तो संपूर्ण चालक की तो चालकता गुणांक K हो, तब संपूर्ण चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर H बराबर K, एरिया कितना हो जाएगा A1 प्लस A2, तापांतर वही θ1 माइनस θ2, दूरी कितनी S। ओके, यहां तक समझ में आया सबके। अब लास्ट स्टेप, चूंकि समांतर क्रम में कुल ऊष्मी धारा उनके अलग अलग ऊष्मी धारा के योग के बराबर होती है, ये आपको ध्यान से समझना है, यही हमारा मेन क्वेश्चन है। अब कुछ नहीं किया, H का मान दिया, H1 का मान, H2 का मान, तो राइट साइड में हमें दिख रहे हैं θ1 माइनस θ2 बटे x क्या है, कॉमन है। जब कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, K1 A1 प्लस K2 A2। ओके, और इधर तो θ1 माइनस x ये आपस में कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद K बराबर बचा K1 A1 प्लस K2 A2 बटे A1 प्लस A2। ये हमको डेरिवेशन पूरा प्राप्त हो चुका है। अब यहां पर भी सेम कंडीशन है जो हमने होमवर्क में आपको दी थी कि हम कंडीशन क्या है, यदि समांतर क्रम में जुड़े दोनों चालक के अनुपृष्ठ परिच्छेद का क्षेत्रफल समान है, मतलब A1 और A2 दोनों क्या बराबर है, हमने उसको A मान लिया, तो इस A1 A2 के मान में रखेंगे A1 के स्थान पे A, A2 के स्थान पे A1 के स्थान पे A2 के स्थान पे, तो ऊपर A कॉमन नीचे 2 हो जाएगा, तो कैसे कट गया, फाइनली हमें प्राप्त हो गया K1 प्लस K2 अपॉन 2। बहुत ही सिंपल ये डेरिवेशन था समांतर क्रम में। बच्चों यहां हम खत्म करने के बाद अब इस चैप्टर का सेकंड पार्ट में पहुंचते हैं। सेकंड पार्ट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब क्या देखना है, देखिए बच्चों, पहला टॉपिक हमारा शुरू होता है इसमें पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता, एमिसिव पावर ऑफ सरफेस, पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता। तो वो पृष्ठ का मतलब क्या है, यहां पृष्ठ से मतलब है कोई भी वस्तु हो सकती है। जैसे मैंने कहा कोई वस्तु है, हमने उसको हीटअप किया तो उसकी एनर्जी रेडिएट करेगी, ऊर्जा विकिरित करेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम जस्ट ला, जैसा हम तवा है, तवा देखा, उस तवा को जैसे हीट करेंगे तो तवा उष्मा को अवशोषित करेगा और फिर वो उत्सर्जित भी करेगा। हम बात उत्सर्जन के देख रहे हैं, जो उष्मा उत्सर्जित हो रही है दैट इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी, यानी विकिरण ऊर्जा, ठीक है बच्चों। तो परिवार को समझा यही तो तुरंत याद आएगा, पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता, इसको स्मॉल ई लिखते हैं, इंग्लिश में उसे बोलेंगे एमिसिव पावर ऑफ सरफेस। देखिए कैसे याद करेंगे, तो किसी पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता किसे कहते हैं, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा को ही पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं इसको। देखो उसको हमने तरीका लगाया, देखो ईट माने खाना, ईट के अक्षर कौन कौन से हैं, ई, ए और टी। इसको हम साइंटिफिक भाषा में कैसे लिखेंगे, ईट को, वही हमारी उत्सर्जन क्षमता की परिभाषा बन जाएगी ईट, ई अपॉन ए टी। ओके, ई अपॉन ए टी। अब देखो परिभाषा समझिए, आप लोग स्वयं अपने आप लिखेंगे, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा को उस पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ईट, देखो बच्चों, पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता याद करनी हो तो ईट करो, ईट से याद करो, ईट से, ठीक है। परिभाषा होगी तो अब इसका मात्रक मैं बार बार बताता हूं, मात्रक कभी घटना नहीं, मात्रक यहां से छीन लेना है। अब कैसे, ऊर्जा का मात्रक क्या पड़ा है साहब, ऊर्जा का मात्रक तो जूल पड़ा है,
एरिया का मात्रा क्या पड़ा है मीटर स्क्वायर और समय का मात्रा क्या पड़ा है सेकेंड। तो क्या मात्रा हो गया जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखो बच्चों जूल पर सेकेंड को वाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं वाट। तो अब इसका मात्रक क्या बनेगा अथवा लगा करके दूसरा मात्रक बन जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके इस तरह से अब मैंने कहा इसकी डायमेंशन याद करो विमा याद करो। तो विमा भी याद नहीं करना है। विमा ऊर्जा की विमा ml स्क्वायर टी माइनस 2 क्षेत्रफल की एल स्क्वायर और समय की क्या टी। एल स्क्वायर कैंसिल हो गया नहीं होगा तो क्या बचा एम टी की पावर -3 डायमेंशन हो गई साहब। तो दोनों बातें समझना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है अवशोषण क्षमता। अब शोषण क्षमता समझते हो। अब शोषण क्षमता अब शोषण करना है तो अब कैसे कहेंगे सारी चीज सरफेस की बात कर रहा हूं पृष्ठ की बात कर रहा हूं पृष्ठ ही उस बात को अवशोषित करेगा। तो समझना ध्यान से किसी पृष्ठ द्वारा किसी समय में अवशोषित विकिरण ऊर्जा तथा उसी समय में उस पृष्ठ पर आपतित विकिरण ऊर्जा के अनुपात को पृष्ठ की अवशोषण क्षमता कहते हैं। आसानी से लिख सकते हैं इसको अपनी कॉपी पर। देखिए बच्चे तो यहां पर क्या मतलब हुआ किसी पृष्ठ द्वारा किसी समय में अवशोषित विकिरण ऊर्जा और उसी समय में आपतित विकिरण ऊर्जा के अनुपात को पृष्ठ की अवशोषण क्षमता कहते हैं। देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया जो आप साफ साफ देख सकते हैं। अवशोषण क्षमता अंग्रेजी में एब्जॉर्सिव पावर को स्मॉल ए से लिखेंगे। पृष्ठ द्वारा सरफेस द्वारा पृष्ठ द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा ठीक है एब्सॉर्ब रेडिएट एनर्जी बाय सरफेस एंड इंसिडेंट टोटल रेडिएट एनर्जी ऑन दैट सरफेस इक्वल टू एब्जॉर्सिव पावर ऑफ दैट सरफेस। ओके तो क्या मतलब हो गया यहां से समझ में आ गया। अब बात निकल जाए यहां पे कैसे तुमने कहा समझ में कम आया कोई बात नहीं ऐसी समझने का प्रयास करो। मैं छोटा सा एग्जांपल देने का प्रयास करता हूं। मान के चलिए हम किसी दावत में जाते हैं दावत में ठीक है। अब उस दावत में मान लो हमें समय दे दिया गया जैसा आप समय आपका 8 से 9 है 8 से 9 में समय में ही हमें अवशोषण करना है। मान लीजिए उस वहां की दावत पर 36 प्रकार के व्यंजन आपतित हैं तो उस टेबल पर 36 प्रकार के व्यंजन आपतित हो गए। अब आप पृष्ठ हो एक सरफेस हो आपने क्या किया उन 36 प्रकार के व्यंजनों में से 9 प्रकार के व्यंजन अवशोषित कर लिए खा लिए। तो अब मैं कहूं आपने कितने खा लिए कि 9 प्रकार के व्यंजन गिरे कितने थे 36 प्रकार के। तो अब आपकी एब्जॉर्सिव पावर अवशोषण क्षमता क्या हुई 9/36 क्यों 9 हमने अवशोषित कर लिए 36 क्या थे आपतित हुए थे। तो इस प्रकार से हमारी क्षमता क्या हुई 9/36 यानी 1/4 ठीक। और अगर मान लो कोई जन्मों का भूखा हो वो 36 के 36 चेट कर गया तो अब उस व्यक्ति की अब उस सरफेस रूपी व्यक्ति की अवशोषण क्षमता कितनी हो गई 1 हो गई। ठीक है इतना समझ में आ सकता। तो ये क्षमता का मतलब। अब देखिए चूंकि तो अनुपात है तो अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। तो अब शोषण क्षमता को बच्चों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं आदर्श कृष्णिका अथवा आदर्श कृष्ण पिंड। इंग्लिश में बोलेंगे आइडियल ब्लैक बॉडी। देखिए ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है ब्लैक बॉडी का सिर्फ एक मतलब है कि ऐसा पृष्ठ ऐसा सरफेस जो अपने ऊपर आपतित विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर ले पूर्णतया अवशोषित कर ले उस पृष्ठ को आदर्श कृष्णिका अथवा आदर्श कृष्ण पिंड कहते हैं। ओके बच्चों तो आप समझ चुके आप अच्छी तरह से। अब यहां पर आदर्श कृष्ण पिंड मतलब क्या मैंने कहा ये सरफेस मानो ये सरफेस है। तो क्या फिर रिलेट कर रहा हूं ऐसा सरफेस जो अपने ऊपर आपतित
संपूर्ण विकिरण को, चाहे उसकी वेवलेंथ कितनी भी क्यों ना हो, देखिए हर रेडिएशन की वेवलेंथ अपनी अपनी अलग अलग होती है, ठीक है। तो क्या मतलब हो गया, आदर्श है ना, आइडियल है ना। तो ऐसा पृष्ठ जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण विकिरण को, चाहे उसकी वेवलेंथ कितनी भी क्यों ना हो, तरंगदैर्घ्य कितनी भी क्यों ना हो, पूर्णतया अवशोषित कर ले, उसे हम कहेंगे आदर्श कृष्णिका कहते हैं। तो देखो जहां आदर्श शब्द लग गया है ना, वो तो दुनिया में संभव नहीं है, लेकिन ऐसा सरफेस पूरी पृथ्वी पर कहीं पे नहीं है कि जो सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। फिर भी क्या होता है, अधिकतम मात्रा में एब्जॉर्ब कर ले तो हम उसको आदर्श कृष्णिका मान सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दुनिया में कोई भी आदर्श कृष्णिका नहीं है। फिर भी एक लगभग बराबर के लिए काजल और प्लेटिनम की कालिख को आदर्श कृष्णिका माना जा सकता है, क्योंकि ये दोनों सरफेस अधिकतम विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपने समझ लिया आदर्श कृष्णिका के बारे में। तो यहां हम लिख सकते हैं ए लैम्डा, लैम्डा का मतलब तरंगदैर्घ्य है, इसका मान आदर्श कृष्णिका के लिए ए लैम्डा का मान कितना होगा, 1 होगा। अब 1 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है कि साहब आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता का मान कितना होगा, 1। क्यों, अभी बताया 36 प्रकार के व्यंजन और 36 और चट कर गया, तो 36 बड़े 36 कितना हुआ, 1 हुआ ना, उसे बोले। ठीक है, तो अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हैं यहाँ पर। तो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, पॉइंट के बारे में थोड़ी चर्चा करता हूं, उसके बाद की वीडियो द्वारा समाप्त हो जाएगा। तो देखिए आदर्श कृष्णिका एक पूर्ण अवशोषक है, मतलब कंप्लीटली एब्जॉर्बर है। तो अच्छा अवशोषक है तो अच्छा रेडिएटर भी होगा, अच्छा उत्सर्जक भी होगा। तो जो वस्तुएं अच्छे अवशोषक होती हैं, अच्छे उत्सर्जक भी होती है। तो पहला पॉइंट हो गया, आदर्श कृष्णिका को जब हम उच्च ताप का ग्रहण करते हैं तो यह सभी तरंगदैर्घ्य को उत्सर्जित भी करता है। देखिए बच्चों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कृष्णिका का मतलब क्या है, जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे। अब कृष्णिका क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लिया, उच्च ताप पर उसको क्या करेगी, एमिट भी करेगा, उत्सर्जित भी करेगा। तो अच्छे अवशोषक, अच्छे विकिरक भी होते हैं। ठीक, अब देखो एक नई बात अंतिम बात बताता हूं कि तुमने कहा कृष्णिका का मतलब क्या, काला है, ब्लैक बॉडी का मतलब क्या, ब्लैक है। नो, यहां पर आदर्श कृष्णिका का मतलब है एक ऐसा सरफेस हो जो अपने ऊपर आपतित सभी विकिरणों को एब्जॉर्ब कर ले और उत्सर्जित भी करे। तो यहां पर मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आदर्श कृष्णिका का मतलब ये नहीं कि काला ही हो, चमकीली भी वस्तु हो सकती है, बस उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अच्छा अवशोषक भी हो, अच्छा उत्सर्जक भी हो। समझ में आया? तो आदर्श कृष्णिका का मतलब ये नहीं है कि वह काला हो, यह आवश्यक नहीं है कि कृष्णिका का रंग काला ही हो। वास्तव में कृष्णिका वह पृष्ठ है जो अपने ऊपर आपतित सभी विकिरणों को अवशोषित कर ले और उच्च ताप पर उसको सभी संभव तरंगदैर्घ्य के साथ क्या कर दे, उत्सर्जित भी कर दे। ठीक है, इसको हम आदर्श कृष्णिका मान सकते हैं। अब देखिए सूर्य है, सन, सूर्य को हम जानते हैं सबसे हाईली एनर्जी सोर्स है। तो सूर्य सभी तरंगदैर्घ्यों के विकिरण को उत्सर्जित करता है, अतः इसे कृष्णिका कहा जा सकता है। जबकि सूर्य हमें सफेद दिखाई पड़ता है, तो कृष्णिका का मतलब ये कतई नहीं है कि वो काला ही है। तो प्यारे बच्चों, आज आप पार्ट 3 वीडियो में आपने सब कुछ सीख लिया है। इसके बाद एक अंतिम वीडियो होगा ऊष्मा स्थानांतरण का पार्ट 4, जिसमें आपको सारे नियम बताए जाएंगे, किरचॉफ का नियम, स्टीफन का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम और बीन का विस्थापन नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जय हिंद।